डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं पीएस तिवारी आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आपको अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक फिजिक्स में ही है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमने संधारित्र पढ़ा था, संधारित्र भी संयोजन था श्रेणी समांतर निश्चित। अब प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी मिलेगा, और जब हम 5 पार्ट की बात करेंगे सेल में तो वहां भी मिलेगा, लेकिन आपको डाउट नहीं है। संधारित्र के हमने क्या यूज किया था सी, प्रतिरोध के लिए क्या यूज कर रहे हैं आर। तो आइए आज आपको एक नए टॉपिक के साथ अवगत कराते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध के लिए। देखिए, प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल सीरीज क्या होती है। देखिए, इसको सबसे पहले अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध होते थे, उसको इस प्रकार से लिखते थे, समांतर क्रम में ऊपर नीचे लिखते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या करते थे कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते थे। लेकिन आज हम समांतर क्रम की बात करेंगे। तो समांतर क्रम में अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक बिंदु से इसको बिंदु ए मान लिया, और प्रत्येक प्रतिरोध के सभी दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से। ठीक है, कल वाले अपन क्या किए थे कि प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते थे, उसे क्या कहते थे? श्रेणी क्रम कहते थे। समांतर क्रम क्या होगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों के बीच बिंदु ए और बी के बीच क्या जोड़ते हैं? एक सेल्फी जोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है? धारा आई प्रवाहित होती है। और धारा आई का मान क्या होता है कि विभिन्न प्रतिरोधों के लिए अलग अलग बढ़ जाता है। अगर आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे तो R1 के लिए धारा आई क्या हो गई? I1। I2 के लिए धारा आई क्या हो गई? I2। R3 के लिए धारा आई क्या हो गई? I3। तो इस क्रम को अपन क्या कहेंगे? समांतर क्रम। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर क्रम क्या है तो क्या कहेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से और दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं तथा दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल्फी जोड़ते हैं, जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है। और यह धारा विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न भागों में बंट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन के बारे में, व्यंजक के बारे में। यहाँ पे अपन लिखते हैं इसका व्यंजक, डेरिवेशन या निगमन। तो व्यंजक जैसे कल लिखे थे, देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, आप लोग बताएंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े। क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े, ये जोड़े गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रतिरोध आपके R1, R2, R3 किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। हमने क्या लिखा कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे इसमें और आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? आप लोग डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि डायग्राम के हिसाब से इसमें क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरा बिंदु ए से तो तथा दूसरे सिरा को बिंदु बी से जोड़ा गया है। लिख लीजिए आप लोग, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से पहले सिरे को बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को
बिंदु बी से दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ा गया है। ठीक, देख पा रहे होंगे आपको फार्मूला देखिए कि सूत्र में कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा R1 का सिरा कहाँ मिला, A पर, R2 का पहला सिरा कहाँ मिला, A पर, R3 का पहला सिरा कहाँ मिला, A पर। तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से, R1 का पहला दूसरा सिरा बिंदु B पर, R2 का दूसरा सिरा बिंदु B पर, R3 का दूसरा सिरा बिंदु B पर। तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक, फिर अपन और इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें दोनों बिंदुओं के बीच क्या होता है, एक सेल सी जुड़ा होता है। लिख लीजिए, दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदु मतलब A और B के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल सी जुड़ा होता है। सी जुड़ा होता है, एक सेल सी जुड़ा होता है जिससे होकर धारा I प्रवाहित होती है, जिससे धारा I प्रवाहित होती है। मतलब इस सेल से धारा क्या प्रवाहित होती है, I। देख पा रहे होंगे कि बिंदु A और बिंदु B के बीच एक सेल क्या जोड़ा गया, कि इस सेल से देखिए करंट क्या फ्लो हो रही, A इसका पॉजिटिव सिरा, A इसका निगेटिव सिरा, यहाँ से क्या निकल रही करंट I, धारा I प्रवाहित होती है। और यह धारा क्या होती है कि विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न भागों में बंट जाती है। तो लिख सकते हैं कि यह धारा I विभिन्न प्रतिरोधों के लिए अलग अलग भागों में बंट जाती है, अलग अलग भागों में बंट जाती है। दिखाई दे रहा सभी को, अलग अलग भागों में बंट जाती है। ठीक, यानी जो हमारी करंट I है, R1 के लिए I1, I2 के लिए I2, R3 के लिए I3, तो I करंट जो है विभिन्न प्रतिरोध के लिए अलग अलग भागों में बंट जाती है। वही हमने लिखा, कितना इजी था, समझ गए होंगे आप लोग शायद। देखिए हमने जो डायग्राम में बनाया था पूरा भी हमने वही हिंदी कवर किया है। हमने माना कि हमारा तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। फिर क्या लिखे, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से और दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ा गया। दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल C जोड़ा गया जिससे होकर धारा I प्रवाहित होती है। और यह धारा I विभिन्न प्रतिरोधों के लिए अलग अलग भागों में बंट जाती है। ठीक, अब चलिए इसी का आगे हम इसका मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे इसी में मैथमेटिकल के फार्मूले के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में मैथमेटिकल फार्मूले के बारे में। इसको इरेज कर दें। बहुत इजी है, सब आपका श्रेणी समांतर, बस थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए सेटअप कि किसके लिए अपन R यूज करते हैं, किसके लिए C यूज करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके लिए मैथमेटिकल के लिए। लिखिए, बिंदु A पर यह धारा तीन भागों में बट जाती है। लिख लीजिए आप लोग कि विभिन्न भागों में बट जाती है। लिखिए, बिंदु A पर यह धारा तीन भागों में बट जाती है। हमने लिखा कि अलग अलग भागों में बट जाती है, तो कहाँ बटती है, बिंदु A पर यह धारा तीन भागों में बट जाती है। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 से कम है। माना प्रतिरोध R1, R2 और R3 से कम है। धारा I1, I2,
और I3, I1, I2 और I3 प्रवाहित होती है तब, प्रवाहित होती है मतलब फ्लो होती है, प्रवाहित होती है तब, मतलब क्या बता रहा कि R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3 प्रवाहित होती है तब आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तब आपका हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर लिखिए, माना A और B के बीच विभवांतर भी है तब ओम के नियम से, लिखिए माना A और B के बीच, A और B के बीच विभवांतर भी है, के बीच विभवांतर भी है तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से देखिए समझ पा रहे होंगे कि A और B के बीच हमने जो विभवांतर माना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी जब भी है तो ओम के नियम से, तो आप सभी ने पढ़ा है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं या डायग्राम के अंदर लिख रहे हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR, अगर I का मान निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R, इसको मत लिखिएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R, जब I इक्वल टू V अपान R होगा तो सीधी सी बात है कि जब अपन I इक्वल टू V अपान R हुआ, जब I1 लेंगे तो V अपान R1 हो जाएगा, I2 लेंगे V अपान R2 हो जाएगा, I3 लेंगे V अपान R3 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। हमने लिखा है ना कि V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपान R, जब I इक्वल टू V अपान R, जब I1 लेंगे V अपान R1, I2 लेंगे तो V अपान R2, I3 लेंगे तो V अपान R3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखिए, ओम के नियम से I1 इक्वल टू, इसको इरेज करें मत लिखिएगा, I1 इक्वल टू V अपान R1, I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। ये कैसे आया, यहाँ पे लिखा है ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम के नियम से। लिखिए, समीकरण में I1, I2, I3 के मान रखने पर, समीकरण 1 में I1, I2 और I3 के मान रखने पर और I3 के मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 जो हमारा A है, इसमें हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 के मान रख देंगे। तो मान रख देंगे तो हमको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायग्राम को भी इरेज कर सकते हैं। तो चलिए हम डायग्राम को इरेज करते हैं, यहीं पे इसके मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व करते हैं। डायग्राम कहीं बना लिया है, डायग्राम बनाइएगा तो पेपर में डायग्राम का नंबर कट जाता है मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा जो है, इसमें मान रख दीजिए, A लिखा हुआ है समीकरण 1, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो हो जाएगा आपका I इक्वल टू, क्या था समीकरण 1, I1, तो I1 का मान क्या है देखिए, I1 इक्वल टू V अपान R1, हो जाएगा I इक्वल टू V अपान R1 प्लस I2 का मान क्या है देखिए, V अपान R2, क्या रख देंगे प्लस V अपान R2 प्लस I3 का मान क्या देखिए, V अपान R3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V अपान R3। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, V सभी से हो जाएगा कामन, क्योंकि V सभी में है, तो V क्या हो जाएगा आपका कामन, तो V कामन निकाल लीजिए, तो V इंटू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, V ले ले अपन कामन। अब देखिए, आपने जो पढ़ा ओम के नियम से, तो ओम के नियम से अब हम I को मान रख देंगे, तो लिखा गया जी, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या लिखेंगे, यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध
कैपिटल आर हो तो क्या बोला, यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या हो, कैपिटल आर हो तो, जब आर हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओम के नियम से, ओम के नियम से, अब ओम के नियम से बताए थे ना कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई का मान निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान आर, ओम के नियम से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू V अपान आर। हाउ, कैसे, तो मैं बता चुका हूं कि जो ओम का नियम होता है वो आपका क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आर आई, तो इसी से अपन सुपरस्टांतर कर ले, ए हो गया समीकरण 1, तो उसको 1 माने तो इसको 2 मान लेंगे और इसको मान लेंगे 3। अब आप लिखिए समीकरण 2 और 3 से, यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 से 2 और 3 कंपेयरिंग कर देंगे तो आई से आई कैंसिल, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा V अपान आर इक्वल टू V इंटू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V से भी कैंसिल, क्या हो जाएगा V से भी कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपान R विल बी इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ओके, यही आपका अभीष्ट फार्मूला होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यही आपका अभीष्ट फार्मूला होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका फार्मूला आया है, जो इसका फार्मूला है तो हमने कल बताया था कि इन दोनों के फार्मूले यहाँ पे बता दे रहे हैं कंपेरिजन करके कि जब संधारित्र में पढ़े थे तो संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम क्या आया था 1 अपान सी इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, लेकिन प्रतिरोध के लिए कल निकाले तो क्या है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया श्रेणी, C वाला हो गया, इसी को देखें संधारित्र का तो क्या होता था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में बढ़ता था, अब संधारित्र का मान समांतर क्रम में बढ़ता था। अब यही देखेंगे कि प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में क्या हो रहा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, तो यानी कि यहाँ पे घट रहा है, बिल्कुल उल्टा है, संधारित्र का श्रेणी क्रम घटता था, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम बढ़ता है, संधारित्र का समांतर क्रम बढ़ता था, प्रतिरोध का समांतर क्रम घट रहा है। ठीक, तो ये चारों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए। अब जैसे कोई पूछे कि प्रतिरोधों को प्रतिरोध के मान घटाना हो तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप, समांतर क्रम में। ठीक, इसी से एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपके कह सकते हैं ए ग्रेड में IPS IAS लेवल में आया था कि जो घरेलू उपकरण होते हैं वह किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि घरेलू उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, कौन से फार्मूला बेस्ड, फार्मूला आपका होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक, तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक, इसको आप अच्छे से पढ़िए, अगले टॉपिक में हम आप पढ़ाएंगे निश्चित क्रम, उसे अपन आपको नेक्स्ट क्लास में छोड़ रहे हैं, तब तक आप इंतजार करिए, वेट में रहिए, और आज क्लास मेरी यहीं तक। आप सभी को क्लास अटेंड करने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप इंतजार में रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।